गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सुप्रभात बेटे। आपकी हिंदी कक्षा में मैं आपकी हिंदी शिक्षिका विशाखा कुमार आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं बिहारी के दोहे पार्ट 2 लेके आज उपस्थित हो रही हूँ आप लोग के सामने। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था और बिहारी के बारे में बता दिया था कि बिहारी रीतिकालीन कवि थे और ग्वालियर में जन्म हुआ था। 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए। बिहारी ने वहाँ पे आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए और अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में बिताए भी। रसिक जीव थे, इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी था और इनका एक ही रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 करीब करीब दोहे हैं। कल मैंने बता दिया था इनकी कविता में श्रृंगार रस है ना। और इनकी भाषा भी है शुद्ध ब्रज भाषा है, कभी कभी पूर्वी का भी प्रयोग करते हैं और बुंदेलखंड में रहने के कारण बुंदेलखंडी का भी प्रयोग करते हैं। जब उसके बाद से मैंने 3 दोहे पढ़ा दिए थे। पहला दोहा में था कि कृष्ण की सुंदरता का वर्णन था, दूसरे दोहे में तपोवन का वर्णन था और जीवों का बैर भाव भुला के रहने का वर्णन था। तीसरे दोहा में था कि कृष्ण से गोपियाँ बात करने के लिए उनकी बांसुरी को छिपा देती है। चौथा दोहा है जो है नायक नायिका के संबंध में। नायक नायिका के संबंध में बिहारी जो है श्रृंगार रस के कवि हैं, तो इनकी विस्तृत माने ज़्यादातर इनकी कविताओं में नायक नायिका की मतलब प्रेम प्रसंग के बारे में रहता है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन से नैनन की बात। नायिका के बारे में कह रहे हैं कि नायिका जो है ना नटत मने मना करती है, रिझत तो नायिका नायक से मिलने को मना करती है। नटत मने मना करना, तो नायक उस पर रिझत मने मोहित होता रहता है। तब नायिका खिजत मने बनावटी गुस्सा दिखाती है और तब बनावटी गुस्सा दिखाने में उसकी आंखें मिलत मतलब होता है उसकी आंखें नायक के आंखों से मिल जाती है और वो खुश हो जाती है, खुश होके फिर शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है माने लोग भरे, घर में लोग भरे हुए हैं। नैनन हुसवत आँखों ही आँखों के इशारे, माने नायक और नायिका के घर में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। नायक जो है नायिका से मिलने की बात करता है तो नायिका मना करती है, फिर हो जाता है मना कर, जैसे ही नायिका मना करती है तो नायक उस पर मोहित हो जाता है। इस बात पर नायिका गुस्सा दिखाती है। तब गुस्सा दिखाने के बाद नायक नायिका का आँखों में आँखों से दोनों की आंखें मिलती है तो खुश हो जाती है, खुश होके फिर शर्मा जाती है। और भरे भवन में पूरे घर भर में आदमी भरे हुए हैं, लोग भरे हुए हैं, लोगों की उपस्थिति में, सभी लोगों की उपस्थिति में नैनन से माने आँखों ही आँखों में वो लोग इशारों में बात करते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हूँ सब बात। मन कहता है नायक जो है मिलने की बात करता है तो मना कर देती है नायिका, गुस्सा दिखाती है ना, मना करती है तो नायक उस पर मोहित हो जाता है, फिर वो गुस्सा दिखाती है। गुस्सा दिखा के जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है तो खुश हो जाती है और फिर शर्मा जाती है। और भरे हुए घर में सब लोगों को रहते हुए भी वो लोग आँखों ही आँखों में बात करते हैं। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब गुरुजनों और स्वजनों से भरे भवन में नायक और नायिका इशारों से बातें करते हैं। मैंने घर के लोग भरे हुए हैं, गुरुजन भरे हुए हैं तो नायक और नायिका इशारे से बात करते हैं और उसका किसी को पता तक नहीं चलता। नायक और नायिका आँखों ही आँखों में बात करते हैं। नायक नायिका को कुछ कहता है, नायिका मना कर देती है। नायक उसके मना करने के ढंग से प्रसन्न हो जाता है। नायिका इस पर क्या करती है, बनावटी गुस्सा दिखाती है। फिर दोनों के नैन मिलते हैं, माने दोनों के आँख जो है ना एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के आँख एक दूसरे का सामना होता है और उसके बाद से दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार वो आँखों ही आँखों में लोगों के सामने भरे भवन में गुरुजनों और बड़े लोगों के सामने बात करते हैं। यानी
नायक उससे कुछ बात कहता है तो नायिका बात करने को मिलने की बात करता है, तो नायिका जो है ना नायक को मना करती है, और उसके बाद से मना करती है। नायक उसके मना करने की बात पे खुश हो जाता है, रिझ जाता है, मोहित हो जाता है, तो नायिका उसको गुस्सा दिखाती है, और दोनों की आंखें जब मिल जाती है एक दूसरे से, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख लेते हैं, तब नायिका खुश हो जाती है और खुश होकर शर्मा जाती है। इस प्रकार गुरुजनों और बड़े लोग से भरे भवन में वो एक दूसरे से आंखों ही आंखों के इशारे में बात करते रहते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल द्वारा प्रस्तुत किया है कैसे आंखों के इशारे में बात किया जाता है। उसके बाद से बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। ग्रीष्म ऋतु, जेठ मास में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हिंदी महीना में जेठ महीना में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और दोपहर में क्या होता है, दोपहर में कोई भी छाया सीधी हो जाती है, माने छाया लगती ही नहीं है। तो दोपहर, जेठ के दोपहरी का वर्णन इस दोहे के माध्यम से कवि ने किया है कि छाया बोल रही है, छाया भी अपनी तकलीफ बता रही है कि बैठी रही अति सघन वन, माने छाया को भी मन करता है। जेठ मास की दोपहरी में छाया को भी मन करता है या तो घने जंगल में बैठ जाए या किसी घर के अंदर घुस के बैठ जाए। देखी दोपहरी जेठ की, मैं दोपहर में जेठ की दोपहरी कैसी होती है, छाँव छाती, माने छाया भी लंबी हो जाती है, सीधी हो जाती है, वो भी किसी को छाया नहीं दे पाती है, इसलिए छाया को भी छाया की ज़रूरत होती है। बैठी रही अति सघन, माने छाया अपनी इच्छा प्रकट करती है कि मुझे मन कर रहा है या तो मैं घने जंगल में बैठ जाऊं, या बैठी सदन, मैंने घर के शरीर के अंदर, घर के अंदर घुस के बैठ जाऊं। देखी दोपहरी जेठ की, मैंने दोपहर महीना, जेठ के दोपहर महीना को देखकर छाँव चाहती छा भी छाया चाहती। इस दोहे में कवि ने जेठ के महीने की गर्मी का भी चित्रण किया। जेठ महीना में जो गर्मी पड़ती है उसका चित्रण कवि ने किया है। कवि का कहना है कि जेठ की गर्मी इतनी तेज होती है कि सब छाया का, मैंने जेठ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सब लोग वृक्ष की छाया, कुछ भी कोई चीज़ की छाया के में बैठना चाहते हैं, पर छाया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने दोपहर के समय का क्या है, छाया तो सीधी हो जाती है, तो कहीं भी छाया लगती नहीं है दोपहर में, इसीलिए कवि को छाया कभी नहीं दिखाई देती। इसलिए कवि ये कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है कि छाया को भी इतनी गर्मी में छाया गायब हो गई है, क्योंकि छाया को भी छाया की ज़रूरत पड़ गई है। या तो वही घने जंगल में छिपकर बैठ गई है या किसी के घर के अंदर जाकर आराम कर रही है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। मैंने इस दोहे में कवि ने जेठ माने मई जून में, मई आधा जून में जो होता है वो गर्मी जो होती है वो जेठ महीने की गर्मी होती है। जब आप लोगों को स्कूल खुलने लगता है, जब स्कूल खुलता है समर वेकेशन के बाद में, जो जून का महीना शुरुआती होता है, उस समय क्या होता है, जेठ महीना होता है, उसमें इतनी गर्मी पड़ती है। तो कभी ये कल्पना कर रहा है, क्योंकि दोपहर में छाया सीधी हो जाती है, छाया दिखाई नहीं देती है, तो कभी को लग रहा है इतनी गर्मी पड़ रही है, इसलिए छाया भी छुप के बैठ गई है, या तो कहीं घने जंगल में चली गई है, नहीं तो वो किसी घर के अंदर घुसकर बैठ गई है। तो जेठ की दोपहरी को देखकर छाया भी छाया को ढूंढने लगी है। तो कवि ने मई जून के गर्मी का विवरण करते हैं, कहते हैं कि जेठ मास में गर्मी इतनी तेज होती है कि सब छाया के नीचे बैठना चाहते हैं, पर छाया ही दिखाई नहीं देती है। दोपहर में जो छाया सीधी हो रही है, तो कभी कल्पना करते हैं कि छाया कहीं गायब हो गई है। उनका मानना है कि छाया को भी शायद छाया की ज़रूरत पड़ गई है, या तो कहीं घने जंगल में छिप कर बैठ गई है या घर के अंदर आराम कर रही है, इसीलिए वह दिखाई नहीं दे रही है। अलंकार है मानवीकरण अलंकार है, जहाँ अमानवीय वस्तु है, माने जहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग को, या मानवीय वस्तु जो मनुष्य जैसा नहीं है उसको मनुष्य जैसा हरकत दिखाया जाता है, उसको मानवीय अलंकार कहते हैं। छाया को मानव के रूप में, माने छाया क्या है, मनुष्य के जैसी है, मनुष्य को जैसे छाया की जरूरत है, छाया को मनुष्य के जैसा दिखाया है, क्योंकि उसको जो भी है छाया को भी मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। मानव की भांति भी छाया ढूंढने
सघन मने घने, पैठी मने प्रदेश, सदन तन मने भवन की, भवन में छाया मतलब छाया। इसके पहले मैंने अर्थ नहीं बताया था। कहत मने कहता है, नटत मने मना करती है, रिझत मने मोहित होता है, खिजत मने बनावटी गुस्सा दिखाती है, मिलत मने नेत्र मिलते ही, खिलत मने प्रसन्न हो जाती है, लजियात मने शर्मा जाती है, भवन मने भवन। ठीक है, यहाँ इसमें दिखाया कि छाया भी छाया ढूंढना चाहती है। तो ये बैठी रही अति सघनपन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाँव, देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए छाया मैंने जेठ में छाया लंबी हो जाती है तो पेड़ के नीचे भी दोपहर में छाया नहीं रहती है। लंबी हो जाने के बाद छाया दिखाई नहीं देती है, इसीलिए लग रहा है कि छाया भी कहीं छुप गई है, और वो भी किसी घने जंगल में जाके छुप गई है इतनी गर्मी के कारण, या किसी घर के अंदर जाके छुप गई है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहियो सबु तेरे हियो मेरे हियो। ये है प्रेमी प्रेमिका को बात कहती है। प्रेमी जो है ना चिट्ठी लिखना चाहती है अपने प्रेमिका को, तो अपने मन की बात वो प्रेमी तक पहुंचा रही है। बोलिए कागद मने पेपर, कागद पर लिखत न बनत मने मैं आपसे मेरे मन की जो बात है मुझे कागज पर लिखना नहीं हो पा रहा है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। कहत संदेशु लदात, और अपना संदेश मैं किसी के द्वारा आपके पास भेजूंगी तो मुझे शर्म आती है। कहिए सब तेरे हियो, सब लोग यही कहते हैं तेरे हियो मने तेरा दिल, मेरे हिये की बात मने सब यही कहते हैं कि तेरा दिल तो मेरे दिल की बात जानता है, इसलिए इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने प्रेमिका अपने मन के भाव को प्रेमी तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन प्रेमिका बोल रही है कि मैं अपने मन के भाव को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कागज़ पर लिख नहीं पा रही हूँ, लिखने नहीं सकती हूँ, और किसी से अपना मैसेज मैं भिजवाऊँ, किसी से अपने मन की बात कहूँ तो मुझे लज्जा आती है। कहिए सब लोग कहते हैं कि तेरे दिल की बात मैं जानती हूँ और मेरे दिल की बात आप जानते हैं, तो इसमें कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हियो। मैंने कागज पर लिख नहीं सकते हैं, कोई संदेश कोई मैसेज अगर भेजना है तो मुझे लज्जा आती है। सब लोग कहते हैं कि ये तेरे दिल की बात मेरे दिल की बात आप जानते हैं, आपके दिल की बात मैं जानती हूँ, इसीलिए इसमें कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दोहे में कवि ने उस नायिका की मनस्थिति का वर्णन किया जो अपने नायक, क्योंकि नायक नायिका एक दूसरे से दूर है तो नायिका अपने नायक को संदेश भेजना चाहती है, कुछ लिखना चाहती है मन की बात, वह कागज पर अपना संदेश भेजना चाहती है, पर उसे शर्म के मारे लिखा नहीं जाता है। मैंने कागज पे लिखना चाहती है लेकिन उसे शर्म लगती है, और अपना संदेश कहकर बताने में भी, और किसी से अगर अपनी बात कहे तो भी उसे लज्जा आती है। वह नायक से कहती है कि जो स्थिति मेरी है वही स्थिति आपकी है। नायक से बताती है कि जो स्थिति आपकी है वही स्थिति तो मेरी है, तो अतः आपका हृदय मेरे हृदय की बात माने, जैसे मैं आपके विरह में यहाँ पे अकेली हूँ, व्यथित हूँ, उसी तरह आप मेरे भी विरह में व्यथित होंगे, तो आपका हृदय तो मेरे हृदय की बात को जानता है, इसलिए मुझे संदेश लिखने या भेजने की आवश्यकता नहीं है। जब बोल रहे हैं अब नायक अपनी नायिका अपने मनस्थिति को बोलती है, नायक के मनस्थिति को बताती है, लिखती है कि नायिका अपने मनस्थिति का चित्रण करते हुए कहती है कि नायक को संदेश भेजना चाहती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं आपको संदेश भेजना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कागज़ पे संदेश लिखना चाहती है, लेकिन बताती है कि मुझे जो है ना, मैं आपको संदेश लिखना चाहती हूँ, आपको पत्र लिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लज्जा आती है और उसको लिख नहीं पाती हूँ। वह नायक कहती है, उसके बाद कहती है कि संदेश भेजने में मुझे लज्जा आती है, और फिर कहती है कि आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं, मैं आपके हृदय की बात जानती हूँ, इसलिए मुझे लिखने पड़े। मैंने नायिका नायक के मनस्थिति को जानता है, नायक नायिका की मनस्थिति को जानती है, दोनों एक दूसरे से दूर है, दोनों विरह की अवस्था में है, इसीलिए नायिका उसको पत्र लिखना चाहती है,
लेकिन पत्र लिखने नहीं पा रही है, और किसी से अपना मैसेज, मन की बात को भेजना चाह रही है, मन की बात को बोलना चाह रही है, तो मन की बात बोलने में भी उसे लज्जा आती है। वह नायक से कहती है कि जो स्थिति मेरी है वो स्थिति आपकी है, यानी मेरा दिल आपका हृदय मेरे हृदय की बात को जानता है, इसलिए हमें संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है। कागद मतलब कागज, यो मतलब हृदय, माने आपका हृदय मेरे हृदय की बात जानता है, इसलिए संदेश लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लिखना चाह रही है, पेपर ली है, पेन ली है, लेकिन लिख नहीं पाती है। बोलना चाह रही है लेकिन उसको शर्म लगती है। फिर वो ईमान के चलती है कि मेरा प्रेमी मेरे हृदय की बात जानता है और मैं उसके हृदय की बात जानती हूँ, इसलिए इसमें लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।